को कड़ी सजा मिलनी जरूर। महोत्सव में बोले मुख्यमंत्री, कहा यूपी का आम दुनिया में बना वैश्विक ब्रांड। 56% आम का उत्पादन यूपी में होता है। हलाला 3 तलाक पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, का महिलाओं की यौन शोषण की इजाजत नहीं दे सकते, ये सोची समझी रणनीति के साथ गैंगरेप। अलीगंज अग्निकांड पर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ सख्त, सरकार एलडीए बिजली विभाग से जताई नाराजगी, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर भी कोर्ट ने मांगा जवाब। यूपी में अगले 5 दिनों में बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। कई जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी, लोगों को सावधानी बरतने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या वसी। चलिए बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां सीहोर जिले के बुंधनी विकास खंड में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 2 दिवसीय ब्लॉक विजनिंग साझा सपने साझा विकास कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। जनपद पंचायत बुधनी की इस पहल में 22 ग्राम पंचायतों के सरपंच, विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्वयं सहायता समूह की महिला प्रतिनिधि और सामुदायिक संस्थाओं के सदस्य शामिल हुए। कार्यशाला में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता और आधारभूत संरचना सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के आधार पर आगामी 5 वर्षों के लिए बुधनी विकास खंड का सहभागी विकास रोड मैप और ब्लॉक विजन दस्तावेज तैयार किया जाएगा। तो आपको बता दें कि इस कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। विकसित भारत 2047 के विजन पर ये 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 22 ग्राम के पंचायतों के सरपंच और अधिकारी यहां पर मौजूद रहे थे और इस कार्यशाला में किस तरीके से भारत को विकसित करना है, अपने ग्रामों को विकसित करना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं, इसको लेकर यहां पर ब्रीफ किया गया। 2 दिन ये चला कार्यक्रम। बता दें कि 2 दिवसीय कार्यशाला थी, जिसमें 22 ग्राम पंचायतों, सरपंचों और अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। 5 साल का विकास रोड मैप तैयार करने की यहां पर पहल की गई। विकसित भारत 2047 के अंतर्गत टीआरआई के माध्यम से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आज बुधनी विकासखंड में इस कार्यशाला से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसे साकार करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन कर जनप्रतिनिधि एवं समस्त विभागों की सहायता से 2047 में हम कैसा भारत देखना चाहेंगे उस पर कार्यशाला आयोजित की गई और इसी कार्यशाला में प्रत्येक पंचायत के विकास का एक कार्य योजना तैयार की। विकसित भारत 2047 के अंतर्गत टीआरआई के वहीं बुरहानपुर जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में वीबीजी रामजी योजना का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रम के तहत योजना की शुरुआत की गई। इस मौके पर विधायक, जनपद प्रतिनिधि, सरपंच और विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है और मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। योजना के तहत पात्र मजदूरों को साल 125 दिनों का रोजगार और प्रतिदिन 300 रुपए की मजदूरी दी जाएगी। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने योजना को लेकर अपने विचार रखे। जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप पाटिल ने कहा कि पहले भी व्यवस्था में भ्रष्टाचार की समस्या थी और कई बार बजट पूरी तरीके से लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता था। उन्होंने कहा कि नई योजना अधिक पारदर्शी होगी और इसका सीधा लाभ मजदूरों को मिलेगा। तो मजदूरों को मिलेगा 125 दिन का रोजगार, रोजाना 300 रुपए दिहाड़ी के रूप में दिए जाएंगे। मजदूरी का ऐलान किया गया है 300 रुपए प्रतिदिन। पंचायत सभागार में इस योजना का शुभारंभ किया गया। वीबीजी रामजी योजना का शुभारंभ किया गया। मजदूरों को मिलेगा 125 दिन
रोजगार। साल में 125 दिन काम होगा और 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी के रूप में दिया जाएगा। तो देखिए, मजदूरों को 125 दिन की मजदूरी मिलेगी, 300 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी का ऐलान किया गया, यानी 125 दिन काम दिया जाएगा, बिना रुके 125 दिन ये काम दिया जाएगा। रोजगार की गारंटी दी जा रही है। यहां पर मजदूरों को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इसी के साथ आपको बता दें 300 रुपए मजदूरी का भी ऐलान किया गया है। वहीं देश के प्रमुख उद्योगपति अनंत अंबानी प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां बागेश्वर सरकार ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने श्री बागेश्वर बालाजी भगवान, सन्यासी बाबा और प्रीतराज सरकार के दर्शन कर पूजा अर्चना की तथा देश, धर्म और जन कल्याण की कामना के साथ आरती में हिस्सा लिया। इसी के बाद दोनों यज्ञशाला पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच हवन में आहुतियां अर्पित की गई। अनंत अंबानी ने 11 कन्याओं का पूजन कर उन्हें दक्षिणा भेंट कर और काशी से आए विद्वान ब्राह्मणों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। तो 11 कन्याओं का पूजन कर उन्हें दक्षिणा दी गई। अनंत अंबानी बागेश्वर धाम पहुंचे थे। तस्वीरें आपके सामने, बागेश्वर सरकार के दर्शन पूजन किए। उस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी वहां पर मौजूद थे, जहां उनके साथ हवन पूजन किए गए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यज्ञशाला में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अनंत अंबानी ने यहां पर हवन किया। छतरपुर पहुंचे थे, जहां 11 कन्याओं को भोजन कराया गया। उसके बाद उन्हें भेंट दी गई और वहां पर मौजूद भगवान के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। वहीं बालाघाट जिले के शिक्षा केंद्र बिरसा के अंतर्गत आने वाली तरेगांव मड़ैया के शासकीय प्राथमिक शाला में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूली बच्चों ने बताया कि 2 शिक्षक पदस्थ हैं, जिसमें एक शिक्षक रतन सिंह मरकाम स्कूल में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरे शिक्षक ने बताया कि शिक्षकों के स्कूल न आने की जानकारी प्रिंसिपल को दी गई है। वहीं रायसेन जिले के सुल्तानपुर तहसील अंतर्गत कैंप नंबर 4 से खमरिया राजलवाड़ी तक पीडब्ल्यूडी द्वारा करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण का कार्य दिया गया था, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी ठेकेदार केवल करीब 3 किलोमीटर सड़क ही बना पाए। इससे सड़क निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सड़क की हालत इतनी खराब है कि बारिश में ये कीचड़ में बदल जाती है, जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है। ये सड़क 3 गांवों के आवागमन का मुख्य मार्ग है, जहां स्कूली बच्चे, किसानों और आम लोगों को रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में कथित भ्रष्टाचार की जांच और सड़क के पुनर्निर्माण की मांग की। तो ग्रामीणों ने जांच की मांग की है। भ्रष्टाचार और बड़ी लापरवाही, घोर लापरवाही यहां पर सड़क निर्माण काम में देखी जा रही है। 9 महीने में सिर्फ 3 किलोमीटर सड़क ही बना पाए। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लोगों का कहना है कि 9 महीने बीत गए, लेकिन ये सड़क उबड़ खाबड़ है, जस की तस पड़ी हुई है। यहाँ पर रोजाना इस मार्ग से बच्चे स्कूल जाते हैं, किसान अपने खेतों तक जाते हैं, लोग अपने गंतव्यों तक जाते हैं और चोटहिल होते हैं। गाड़ियां सही से नहीं निकल पाती, या गाड़ियां निकलती है तो पंचर हो जाती हैं, क्योंकि ईंट पत्थर इतने ज्यादा हैं। और 9 महीने हो गए इस काम को। देखिए, धीरे धीरे काम किया जा रहा है कि जितना पैसा गबन किया जा सके, और यहाँ पर 9 महीने के अंदर भी सड़क नहीं बन पाई। महज 3 किलोमीटर सड़क ही बनाई जा पाई। वहीं शिवपुरी जिले के टुकी गांव के पास नदी से लंबे समय से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा था। आरोप है कि रेत माफियाओं ने नदी से निकाली गई हजारों घन मीटर रेत को गांव और खेतों में अलग अलग जगहों पर जमा कर रखा था।
इतने बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन और भंडारण होने के बावजूद वन विभाग को इसकी जानकारी नहीं मिली, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने पर तहसीलदार विजय कुमार त्यागी ने राजस्व, अमले और पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। देर शाम तक चले निरीक्षण में गांव और खेतों के 6 अलग-अलग स्थानों से लगभग 400 ट्रॉली रेत जब्त की गई। रेत को चूना डालकर चिन्हित किया गया और आगे की कार्रवाई की। मामला जिला खनिज कार्यालय को भेज दिया गया। श्रीमान कलेक्टर महोदय शिवपुरी के द्वारा आदेशित किया गया है कि जो रेत है, जो सिंध नदी है या अन्य नदियां हैं, उनसे बिना रॉयल्टी के रेत का भंडारण न किया जाए। यहाँ पे हमको गुप्त सूचना प्राप्त हुई, हमारे जो मुखबिर लगे हैं उनसे गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम टुकी, तहसील नरवर, ग्राम पंचायत भीमपुर में लगभग 400 से 500 ट्रॉली अवैध रेत का भंडारण किया गया है। वहीं धार में सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग छात्राओं को निशाना बनाने का गंभीर मामला सामने आया है। तिलकनगर थाना पुलिस ने इंस्टाग्राम पर 2 नाबालिग स्कूली छात्राओं को अश्लील वीडियो, फोटो और आपत्तिजनक मैसेज भेजकर उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने पहले नाबालिग छात्राओं से दोस्ती की और फिर धीरे धीरे उन्हें अश्लील सामग्री भेजकर बातचीत शुरू की। जब पीड़ित छात्रा की मां को इस बात की जानकारी मिली तो मामले का खुलासा हुआ। परिजनों ने पुलिस को शिकायत की है। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। जांच में आरोपी के मोबाइल से अन्य लड़कियों के साथ भी आपत्तिजनक चैट, तस्वीरें मिलने की बात सामने आई। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी ने और कितनी नाबालिगों को निशाना बनाया है। तो पॉक्सो एक्ट में आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। धार में साइबर अपराध का बड़ा मामला सामने आया। नाबालिग छात्राओं को, नाबालिग लड़कियों को ये निशाना बनाता था। पहले उनको अपनी बातों में बरगलाता था, उसके बाद उनके साथ आपत्तिजनक चैटिंग करता था। उस आपत्तिजनक चैटिंग से उन्हें फंसाता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था और तस्वीरें, उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल कर देने की धमकी देता था। नाबालिगों को ब्लैकमेल करने का इस पर आरोप है। इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक चैटिंग का खुलासा किया गया। तो जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उनकी जो मतलब बच्चियां थीं, उनको किसी व्यक्ति के द्वारा एक लिंक भेजकर उसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स जो आपत्तिजनक थे। पुलिस ने इस मामले का प्राइमरी जब वेरिफिकेशन किया गया तो ये सही पाए जाने पर इसमें पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें एक युवक जिसकी उम्र 24 से 25 साल, इसका नाम अभिषेक है, इसको इसमें अरेस्ट किया गया और पूछताछ इसमें की जा रही है। तो इंस्टाग्राम पर नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाता था। इस लड़की के साथ साथ कई और लड़कियों के साथ आपत्तिजनक चैट करने की हिस्ट्री इसके मोबाइल फोन से पुलिस ने बरामद की है। बच्चियों को बरगलाता था, उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करता था कि उनकी इस अश्लील तस्वीरों को वायरल कर देगा। वहीं छतरपुर जिले के घुवारा तहसील के ग्राम सौरखी में मछली पकड़ने निकले 6 में से 2 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। मौसम खराब होने का कारण सब घर लौट रहे थे, तभी बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर तहसीलदार प्रीतम सिंह और पुलिस पहुंची। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो 2 चचेरे भाइयों पर कहर बनकर गिरी बिजली। मछली पकड़ने के लिए 8 लोग गए थे और उसमें से 2 लोगों पर बिजली गिर गई। देखिए, मानसून दस्तक दे चुका है और जबरदस्त बारिश हो रही है। कई जगह आकाशीय बिजली भी गिर रही है और उसी की चपेट में ये 2 चचेरे भाई आ गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या कारण रहा? क्या है कि अभी शाम को आकाशीय बिजली गिरने के कारण 2 आदिवासी लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उसके पश्चात मैं मौके पर पहुंचा तो शव पंचनामा तैयार किया गया, पुलिस भी साथ में। इसके बाद शव परीक्षण के लिए भेज दिया गया।
सर शासन की तरफ से इनके लिए कोई आंशिक अनुदान या सहायता? ऐसा नियम है RBC 64 के तहत प्रावधान है। एक व्यक्ति देखिए, शादी के सिर्फ 52 दिन बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 26 जून को छतरपुर जिले के राजनगर थाना अंतर्गत मनीषा पटेल नामक एक महिला का शव ससुराल के किचन में फंदे से लटकता हुआ मिला। शुरुआत में इसे आत्महत्या माना जा रहा था, लेकिन मृतका के मोबाइल में दिखी चैट्स कुछ और ही बयां कर रही थीं। शादी से पहले मनीषा अपने ही एक रिश्तेदार के साथ कथित तौर पर प्रेम प्रसंग में शामिल थी। चैट से पता चला कि दोनों अपने अपने जीवन साथी को रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे थे। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों परिवारजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये तो जानकारी उसी दिन पता चली है जब मैंने देखा कि उसने, पहले तो मुझे लगा कि उसने कुछ लिख कर तो डाला कागज़ में, तो फिर नहीं, उसने कुछ नहीं दिखा मुझे। तो फिर उसका मोबाइल चेक किया मैंने, तो उसमें मतलब मेरे मारने की प्लानिंग थी मनीषा की और उसके जीजा की। इनका प्रेम चल रहा था बहुत ज़्यादा, तो ये फुल प्लानिंग में थी मुझे मारने की और अपनी वो बड़ी बहन रीमा को भी मारने की फुल प्लानिंग में थी। और ये मैंने एक दिन उसके पिताजी से भी बात बोली थी कि किसी से बात करती शायद, तो पिताजी बोल रहे थे तुम टेंशन मत लो, हम उसको ले जाएंगे। तो पिताजी के बात ठीक है, मैंने कहा ठीक कर लेते जाना। और जब ये बात मुझे मतलब फिर से पता चली कि ये किसी से अंदाज मुझे लग रहा था बात कर रही है, तो मेरी समझ में मैं फिर पूरे मैसेज देखे तो मतलब अजय बोल रहा था, मतलब जीजा जो उसका, तो बोल रहा था कि तुम इन दोनों को मारने में मेरा साथ देना, मनीषा से बोल रही थी। और ये बात साहब मुझे पता चल गई और उनके परिजनों को भी पता था पहले से। और अजय तो प्लानिंग चलाई मारने की, फुल प्लानिंग में था। ये बात कहीं ना कहीं से मनीषा को शायद पता चल गई और इसी कारण शायद उसने मतलब पिता के डर से और अजय के डर से आत्महत्या कर ली है। क्या नाम है? संपरवाई। शिवम की मम्मी हो? हाँ। क्या हुआ आपके यहाँ पर? अब जो हुआ है कि बहू लड़का की मार के मुंह में हती थी, तो लड़का हाँ पता चल गया, तो उसको पता लगा कि सब पता लग गया, उसको अपनी हाथन कर ली हत्या, फांसी लगा ली। और हम चले गए सुबह की टाइम पे, अपनी सार पात था किसान आदमी, तो हमको आए दूध ले के आओ, सार पात करके दूध ले के आए, तो हमने सोची कि हम किचन में दूध रख दें। संबंधित मामला थाना राजनगर का है, जो कि नवविवाहिता प्रकरण है, जिसमें महिला के द्वारा प्रथम दृष्टया फांसी लगाकर घटना कारित की गई है, जो कि ससुराल में की गई है। और उसके अलावा अभी परिवारजन है, उनके अभी कथन। राजस्थान में हुए भीषण बस हादसे में धार निवासी 31 वर्षीय धर्म सिंह भूरिया की मौत हो गई। उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई और गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। हादसे के बाद धर्म सिंह के पीछे उनकी पत्नी और 6 मासूम बेटियां बेसहारा हो गईं। वहीं उनके साथी यात्री कालू सिंगार ने हादसे का आंखों देखा हाल बताते हुए कहा कि जोरदार टक्कर के बाद बस में आग लग गई और कुछ ही मिनटों में सब कुछ जलकर राख हो गया। गंभीर रूप से घायल धर्म सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। तो परिवार में पत्नी और 6 बेटियां बेसहारा हो गईं। ये भीषण हादसा हुआ, जहां अंतिम संस्कार के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ था। देखिए, जैसे ही मौत की खबर लगी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह भीषण हादसा हुआ था। सर हम तो सोए होते पूरे पैसेंजर, किसी को पता ही नहीं चला एक्सीडेंट कैसे क्या हुआ। सब लोग हपड़ा तपड़ी मचने लगे, एक दूसरे को ढूंढने लगे, तब जाके हम लोग सब जागे। उसके बाद में सब अपने अपने साथियों को ढूंढने लगे वो। और उसके बाद फिर मैंने मेरे साथी को उसको ढूंढा, नीचे आने के बाद नहीं मिला। फिर वापस ऊपर आया मैं, तो वो सीढ़ी पे पड़ा था, वहाँ से मैंने उठा के उसको नीचे रखा, फिर हॉस्पिटल पहुँचाया मैंने। सब सवारी ऐसे कैसे हपड़ा तपड़े अपने अपने परिजनों को सब ढूंढने लगे यूँ। बस में जो आग लगी वो कितनी देर बाद लगी? वो 5 मिनट बाद तुरंत लग गई सर। जैसा एक्सीडेंट हुआ ना, ऐसे कैसे 5 मिनट बाद तुरंत आग लग गई। पहले धुआं निकला, उसके बाद से किसी को बचाने का मौका ही नहीं मिला यहाँ पे।
बालाघाट पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र में कोविड सेंटर में हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा 24 घंटे के भीतर कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया। जानकारी के मुताबिक चोरों ने गवर्नमेंट आरटीआई के पीछे स्थित कोविड सेंटर के लोहे के गेट का ताला तोड़कर 28 छोटी बी टाइप सिलेंडर, एक हायर कंपनी का एसी और एलईडी टीवी चोरी कर ली थी, जिसकी कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी समीर और दामोदर को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी का पूरा सामान बरामद कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। इनका एक कोविड सेंटर जो है बूढ़ी पे बना हुआ है, जो वर्तमान में कोविड के रोग के समय जब फैला संक्रमण के समय इसको कोविड सेंटर के रूप में डेवलप किया गया था। बाद में अभी ये लोग वहाँ पर अपना जो अन्य सामान है वो रख रहे थे। वहाँ पर 24 जून की दरमियानी रात को वहाँ से इनके एक एसी इंडोर आउटडोर, एक टीवी और 28 नग जो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं मेडिकल यूज के लिए, वो चोरी हो गए। तत्काल पुलिस ने इस पर एक टीम गठित की और इस पर सीसीटीवी का सहारा लेते हुए सीसीटीवी को फॉलो करते हुए चोरों को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से एक चोर जो है समीर अली, इसके पास पुलिस पहुंची और इसके द्वारा पूछताछ में इसने अपना जो चोरी का जो सामान है वो दामोदर पाठक के पास बेचना बताया। और दामोदर पाठक के पास से ये जो 28 नग तो यही वार्ड नंबर 1 का है समीर, दूसरा ये वार्ड नंबर 8 का है मरारी मोहल्ले का। सर, ये जो चोर है इनका स्वास्थ्य विभाग से कोई प्रत्यक्ष रूप से लिंक है या अभी प्रथम दृष्टया तो ऐसा कुछ कह पाना वो नहीं है। आगे जो विवेचना में अगर ये बात आएंगी तो उस पर खुलासा होगा। प्रथम दृष्टया तो ऐसा कुछ अभी। वहीं माइक्रोलिफ्ट सिंचाई परियोजना के कैंप में रखे सामानों पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने आग लगा दी, जिससे वहां रखे करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। बताया ये जा रहा है कि बुढ़िया गांव और प्रतापपुर के कुछ लोग राघो टोला कैंप में आए और प्राधिकरण अधिकारियों के साथ अभद्रता से पेश आने लगे, जिसके बाद उन्होंने कैंप में रखे मशीन और पाइप में आग लगा दी। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक घटनास्थल पर पहुंचे और घटना